नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज और कांग्रेस से मनोज रावत का नाम लगभग तय। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस से मनोज रावत का नाम लगभग तय हो चुका है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर यह सहमति भी बन गई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी इस नाम पर मोहर लगाई है। मनोज रावत का नाम की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में समन्वय समिति की बड़ी बैठक भी होने जा रही है, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इसके लिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मनोज रावत का नाम लगभग तय हो गया है कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर। हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है और आज एक बड़ी बैठक भी प्रदेश कार्यालय में होने जा रही है, जो कि तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद होंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। कांग्रेस से मनोज रावत का नाम लगभग तय माना जा रहा है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कांग्रेस ने क्या मोहर लगा दी है मनोज रावत के नाम पर? जी सर, देखिए केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर में है। ऐसे में राजनीतिक दल लगातार जो है तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। प्रत्याशी के चयन को लेकर तैयारियां तेज भी कर दी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी सूत्रों के मुताबिक मनोज रावत का जो नाम है वो लगभग फाइनल हो चुका है और ऐसे में हालांकि अभी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मनोज रावत ही चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसे में क्योंकि चाहे पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हो या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोत्याल हो, इन सभी की पसंद भी मनोज रावत कहीं ना कहीं है और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि मनोज रावत का नाम जो है लगभग वो फाइनल है। लेकिन ऐसे में ये सियासत में किस तरीके से अंतिम दौर में भी जो है पत्ते पलटे जा सकते हैं, अंतिम लास्ट में भी जो है प्रत्याशी बदला जा सकता है, इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी फिलहाल तक की जो अपडेट है वो यही है कि मनोज रावत का नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे में हालांकि आज समन्वय समिति की बैठक भी है, जिस तरीके से तमाम कयासबाजी लग रही थी, बड़े नेताओं में अंतर कलह की खबरें तेज हो रही थी, तो ऐसे में उसको लेकर भी आज सामंजस्य बिठाया जाएगा और समन्वय समिति जो है जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और पार्टी के तमाम दिग्गज नेता उस बैठक में मौजूद रहेंगे और केदारनाथ चुनाव को लेकर पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। तो ऐसे में ये माना भी जा रहा है कि 27 अक्टूबर यानी कि कल जो है कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक वो प्रत्याशी घोषित करती है और कब तक जो है कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारती है। लेकिन अरुण, ऐसे में देखा जाए तो मुद्दे के कौन से ऐसे हैं जो हावी रह सकते हैं इस बार उपचुनाव में? और दूसरा, किस तरह की तैयारियां बीजेपी की भी है, क्योंकि अभी बीजेपी की तरफ से भी कोई प्रत्याशी के नाम की ऐलान नहीं किया गया है। जी सर, बिल्कुल देखिए भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी जो है वो लगातार तलाश रही है। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा है, उन्होंने नाम भी पैनल का। लेकिन मुद्दों की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी जो तमाम मुद्दे हैं, सड़कों के मुद्दे और अन्य मुद्दे लेकर केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तमाम घोषणाएं जो है केदारनाथ विधानसभा सीट पर करी थी। तो भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों को लेकर जा रही है, लेकिन केदारनाथ की जनता किस पर मुहर लगाती है, अभी देखने वाली बात हो। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तरकाशी जिले में भूकानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। पुलिस कर्मियों ने उत्तरकाशी मुख्यालय से विश्वनाथ चौक, कोर्ट रोड, हनुमान चौक समेत कई स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस ने आम जनता से कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों का प्रचार प्रसार करने से बचें। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह से अब कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं उत्तरकाशी में? जी विशाल, आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जो उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों द्वारा एक रैली निकाली जाती है, जिसमें जो है पुलिस द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया था, साथ में जो वहाँ पे जो पथराव हुआ था, जिसके कारण से जो उत्तरकाशी की
में जो है जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा जो है धारा 163 BNS लगा दी गई थी। और कल रात को फिर जो है पुलिस ने जो है फ्लैग मार्च निकाल कर जो है लोगों को ये दिया कि आप डरे नहीं, पुलिस आपके साथ है। इस तरह से जो है, और जो मार्केट है आज से वो मार्केट भी उत्तरकाशी में खुल जाएंगे, क्योंकि कल भी व्यापारियों ने बंद रखा था, लेकिन आज दीपावली के कारण से जो दुकानदार है उन्होंने जो दुकान खोलने का फैसला लिया। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रही है, और आज जो है थोड़ा सा बाजार में जो है रौनक देखने को भी मिलेगी। जी, ऐसे में संगठन जो थे जिनके आपस से ये लड़ाई भी चल रही थी, उनका क्या कुछ कहना है कि किसी से बात आपकी हो पाई हो? जी बिल्कुल, हिंदू संगठनों का कहना है कि अभी जो है 4 तारीख को जो है यहाँ पे जो एक महापंचायत का आयोजन वो लोग कर रहे हैं, जिसमें कि गंगा यमुना वैली के लोग भी जो है शामिल होंगे। उसके बाद ही जो मस्जिद पे फैसला है, उसके बाद ही वो आगे की जो उनकी रणनीति होगी तो उसको जो वहीं पे महापंचायत में जो है तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो है जो फ्लैग मार्च निकाला है तो कानून व्यवस्था बिल्कुल सटीक है, और कोई मतलब जो उत्तरकाशी का जो माहौल है बिल्कुल आप शांत दिखाई दे रहा है। जी, क्या अभी भी धारा 163 लागू है शहर में? जी बिल्कुल, धारा 163 जो है परसों से लगा दी, लेकिन आज भी वो जो है लागू रखी गई है। और शायद जब तक जो है और जो हिंदू संगठन के लोग जिनकी जो एक्टिविटी है जब तक वो बिल्कुल वो नहीं होते, तो तब तक शायद जो है ये जो धारा 163 वो लागू रह सकते हैं। फिलहाल आज भी लागू है। बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तरकाशी में भले ही फिलहाल मामला शांत हो गया हो, लेकिन 4 नवंबर को महापंचायत की घोषणा की गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। 2 दिनों तक हंगामा और पथराव मामले में 8 नामजद सहित 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। हिंदू संगठन के लोग मस्जिद हटाने की मांग कर रहे हैं। उत्तरकाशी में आसपास के जिलों से पुलिस बलों को भी बुलाया गया है और शहर में शांति के लिए फ्लैग मार्च भी किया गया। लेकिन 2 दिनों तक शहर में हंगामा क्यों होता रहा, और ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। इस रिपोर्ट में देखिए। काशी विश्वनाथ की धरती पे जहां मां गंगोत्री का यहाँ पे मुख्य पड़ाव है और आप जो है यहाँ मस्जिद बनती है, वो मस्जिद यहाँ नहीं होनी चाहिए, अवैध मस्जिद है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लोग सड़कों पर उतरे हैं। हंगामा हो रहा है। पुलिस उग्र भीड़ को रोकने की कोशिश कर रही है और लोगों से शांत रहने की अपील की जा रही है। लेकिन सवाल है कि शांतवादियों में माहौल कौन खराब कर रहा है? एक समाज के लोगों को अचानक से सड़क पर उतरना और दूसरे समाज के खिलाफ आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन और रैली करना कई सवालों को जन्म देता है। हमारा एक स्पष्ट प्रकरण है कि काशी विश्वनाथ की धरती पे जहां मां गंगोत्री का यहाँ पे मुख्य पड़ाव है और आप जो है यहाँ मस्जिद बनती है, वो मस्जिद यहाँ नहीं होनी चाहिए, अवैध मस्जिद है और उसको ध्वस्त किया जाना चाहिए। और हमारा एक ही है, प्रशासन या तो स्वयं ध्वस्त करे या हमको आगे जाने दे और हम उसको ध्वस्त करें। हमारा यही मुद्दा है एकमात्र। उत्तरकाशी को काशी विश्वनाथ यानी भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में 2 धाम उत्तरकाशी में ही है। लिहाजा प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि काशी की नगरी में अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बाहरी लोग पता नहीं क्यों घुसते यहाँ पे, जो अतिक्रमण हो रहा 2009 में इसका दाखिल हो रहा है ये फर्जी नाम पे, जबकि जो है वरुणा पर्वत जब टूटा था उस टाइम जो ये सरकार ने ये जमीन का मुआवजा दे चुके हैं। और जो हमारे लैंड जिहाद, थूक जिहाद, हलाल जिहाद, गौहत्या जिहाद, लब जिहाद, लैंड जिहाद, नस्ल जिहाद, तो हमारे जो है ये सारे जिहाद, जो गंगा जिहाद, जो हमारी भूमि जिहाद, जो भूमि में अतिक्रमण हो रहा, तो हमको जो है लब जिहाद मुक्त होना है, हमको जो है लैंड जिहाद मुक्त होना है, हमको जो है भूमि जिहाद मुक्त होना है, हमको जो है थूक जिहाद मुक्त होना है। मौत जिहाद जो मौत खिला रहे लोगों उनको जिहादों से मुक्ति चाहिए। हिंदू नेताओं ने कहा, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, ये देवभूमि है, यहाँ अधर्मियों के लिए कोई जगह नहीं। उत्तराखंड में लैंड जिहाद, मजार जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लव जिहाद नहीं होने दिया जाए। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े प्रदेश भर के लोग उत्तरकाशी में विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं।
लोगों का कहना है या तो जिला प्रशासन मस्जिद को गिराए या फिर छूट दी जाए। आज जो ये अवैध मस्जिद भगवान काशी विश्वनाथ और भंडारेश्वर महादेव के ऊपर बनी हुई है, इसके ध्वस्तीकरण के लिए हम शासन और प्रशासन को एक हिंदू जनमानस की ताकत को दिखाकर उनको ये चेताना चाहते हैं कि अभी भी ये छोटी सी जो कुछ लोग हम आए हैं ना, ये सिर्फ एक हमारी अंगड़ाई है। और अगर हमको शासन ने इस प्रकार से दबाओ और हमें दबाने की कोशिश की तो आगे बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। दरअसल बात सिर्फ उत्तरकाशी की नहीं है। कुछ दिन पहले ही चमोली की खबर मीडिया की सुर्खियां बनी थी, जिसके बाद AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार को निशाने पर लिया था। और इससे पहले थराली में एक समाज के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद किसी तरह मामला शांत हुआ था। हाल के दिनों में हुई इस तरह की घटनाओं के बाद सियासत भी गर्मा गई है। सम्मत तरीके से आचरण हो राज्य, कानून सम्मत तरीके से आचरण हो राज्य, संविधान सम्मत तरीके से आचरण हो संविधान में राज्य के अंदर, और सनातन संपत तरीके से जो है राज्य में आचरण हो, इसको सुनिश्चित करना राज्य सरकार का काम है। यदि राज्य सरकार जो कुछ हो रहा है उसको ठीक समझती है, क्या कहा जाए, राज्य सरकार को उन्हीं के लोग हैं, करने वाले भी वही हैं। जितने लोग हैं करने वाले इस तरीके के सब करने वाले हैं, वो भी उन्हीं के आर्टिस्ट हैं और सरकार भी उन्हीं की है। उन्हीं कोतवाल, उन्हीं आगे में डॉट। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि संविधान और कानून से हटकर अगर कोई बात है तो उसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इधर राज्य के एक और पूर्व सीएम और मौजूदा वक्त में हरिद्वार से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तरकाशी प्रकरण को जिला प्रशासन का फेलियर बता रहे हैं। हाँ, उत्तरकाशी घटना मैंने सोशल मीडिया पर उसको पढ़ा है और इस तरह की घटनाएं न हो, मैं हमेशा कहता रहता हूँ पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। ये पुलिस की नाकामयाबी को साबित करता है, जैसा उत्तरकाशी में कल हुआ, लाठीचार्ज भी कल हुआ, गलत हुआ है। उत्तरकाशी जैसी जगहों पर अगर इस तरह की नौबत आ रही है, क्यों आ रही है, किसकी विफलता है, ये सोचना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि देवभूमि उत्तराखंड जैसे प्रदेश में भी एक समाज के कुछ लोग गलत चीजें कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे समाज की बदनामी हो रही है। बात चाहे चमोली की हो या फिर चमोली के थराली की या फिर मसूरी में खाद्य पदार्थों में थूकने की, इससे समाज के लोगों की बदनामी हुई और दूसरे समाज के लोगों में इन बातों को लेकर आक्रोश है। और शायद यही वजह है कि उत्तरकाशी में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। उत्तरकाशी में स्थिति तो यह है कि महिला कह रही हैं कि ऐसे लोगों का आर्थिक बहिष्कार भी जरूरी है। हमारा जो रैली निकल रही है, हमारा ये मुद्दा है कि महिलाएं, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, किसी से सब्जी ना खरीदें, क्योंकि अभी अभी परसों ज्ञानसू में कल ज्ञानसू में ये हुआ कि एक सब्जी वाला एक चिकन मुर्गा बेच रहा था, वो पकड़ा गया है। तो मेरे सभी महिलाओं से निवेदन है कि इन लोगों से ना कोई सब्जी खरीदे और न ही अपने वस्त्र इन लोगों को सिलने के लिए दे। हमारे लोग बहुत हैं जो हम लोग इसमें आपस में बात करके इन्हीं लोगों को, अपने लोगों को ही सब्जी खरीदें, सामान खरीदें, कपड़े सिलने के लिए दे। और यही हमारा विशेष रैली इसीलिए। और जो मस्जिद की है तो मस्जिद जो अवैध है तो अवैध को ध्वस्त होना चाहिए, ये हमारा आज का विशेष मुद्दा है। उत्तरकाशी के लोगों में जिस तरीके का आक्रोश है, उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि यह मामला जल्दी शांत होने वाला है, क्योंकि लोग मस्जिद गिराने की बात पर अड़े हैं। मस्जिद अवैध है या वैध, ये तो जांच का विषय है, लेकिन मौजूदा वक्त में इतना तो साफ है कि उत्तरकाशी के लोगों में भारी आक्रोश है, जिसे शांत कराना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
दिवाली के समय अक्सर आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसको लेकर अग्निशमन विभाग एक्टिव हो गया है। विभाग ने दिवाली को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी हैं। साथ ही पटाखा व्यापारियों को हिदायत भी दे दी है कि सभी निर्देशों का जिम्मेदारी से पालन करें। अग्निशमन की तैयारियों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने अग्निशमन के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से खास बातचीत की है। दीपावली का समय है और दीपावली के समय अक्सर अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह से एक्टिव नज़र आता है और कोशिश यही रहती है कि जो अग्नि की घटनाएं ना हो उस पर कंट्रोल किया जा सके। और आज हम अग्निशमन विभाग में मौजूद हैं, जहां पर तमाम फायर की गाड़ियां भी मौजूद हैं और ये सभी अपने आप में व्यापक जो कैपेसिटी है वो इनकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीएफओ साहब भी हैं, बीबी यादव जी। सर, क्या माने किस तरह की तैयारियाँ भी हैं फायर की, और क्योंकि अक्सर ये देखने को आता है कि दीपावली के समय में आगजनी की घटनाएं भी बढ़ती हैं। हाँ, ये स्वाभाविक है और काफ़ी घटनाएं होती हैं, तो हमारी तैयारियां हमने इस बार चिन्हित कर ली हैं। जहाँ जहाँ हमारी गाड़ियां लगनी हैं वो हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और अभी तक 7 स्थान ऐसे चिन्हित किए हैं जहाँ हम बड़े फायर टेंडर रखेंगे। 3 या 4 स्थान ऐसे हमने चिन्हित किए हैं जहाँ हम मोटरसाइकिल और छोटे व्हीकल जो है रख करके पूरी सावधानी से साथ ड्यूटी करेंगे। सर, बड़े चैलेंजेस भी रहते हैं क्योंकि आपके पास मैन फोर्स भी होगी ऐसे में, और कितनी गाड़ियां अभी अवेलेबल हैं, और जो संकरी गलियां हैं कई बार, क्योंकि हम देखते हैं देहरादून के संकरी गलियां हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं सर? उनके लिए वही बैकपैक सिस्टम जो मोटरसाइकिल है उस पर और छोटे व्हीकल हमारे हैं उनके द्वारा हम जो है ड्यूटी करेंगे और बड़े फायर टेंडर हमारे पास उपलब्ध हैं। हाँ, सर, पटाखे की दुकानें लगाई जाती हैं, उनके लिए आप लोगों ने क्या कुछ निर्देश जारी किए हैं? किस तरह की गाइडलाइंस जारी रहेंगी फायर की ओर से? जहाँ जहाँ पटाखे विक्रय होंगे जो है, जो स्थान चिन्हित किया जिला प्रशासन ने, वहाँ भी हम एक व्हीकल रखेंगे और दुकानदारों को भी जो लिखित में निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो जो है फायर एक्सटिंग्विशर, बालू की बाल्टी, बालू से रेत भरी बाल्टियाँ जो है का इंतजाम रखें अपने आवास। सर, क्योंकि गाड़ियाँ भी हम देख रहे हैं काफ़ी पुरानी भी गाड़ियाँ हो गई हैं, क्या चुनौती रहने वाली है या फिर इसके लिए भी कुछ नई गाड़ियाँ आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई गई हैं? नहीं, अभी तो नहीं कराई गई हैं, लेकिन मांग हमारी जा रही है और कुछ गाड़ियां हमने जो बहुत पुरानी हो गई थी 2003 मॉडल की जो है उसको हमने कुछ कंडम कराया है, और लेकिन हमारे पास जो है उपलब्ध हैं, जो है हम ड्यूटी पूरी तरह से संपादित कर लेंगे। जो सर, फायर कर्मी पर्याप्त हैं आपके पास? हाँ, फायर कर्मी पर्याप्त हैं। इसमें अब जो है हमारी किल्लत जो है पहले जो पिछले सालों हुआ करती थी वो दूर हो गई। जनता से आप क्या कुछ अपील करेंगे, साथ ही उन पटाखा व्यापारियों से क्या अपील करेंगे कि किस तरह से आप सतर्कता बरतें और क्योंकि आपको भी थोड़ी राहत मिले? जनता से सबसे पहले वो अपील है कि क्योंकि ये मकानों और इनके प्रतिष्ठान जो भी हैं, जो है आवासीय हो, बिजनेस का हो, जो है कमर्शियल हो, हॉस्पिटल हो, जो है उनकी छतों को एक बार ज़रूर देख लें, वहाँ कोई ऐसा जलने वाला पदार्थ न रखा हो, जो है कोई कबाड़, पुरानी चीज़ें रखे रहते हैं, लोग पॉलीथीन रख देते हैं तो रॉकेट आकर के उन पे गिर जाता है और उससे आग लग जाती है। दुकान की या मकान की कोई खिड़की खुली हो, उससे रॉकेट घुस गया तो उससे भी आग लगती है। पिछली बार पूरी रात हम लोग दौड़ते रहे, जो है करीब 15 जो है घटनाएं हुई थी और उन पे हम लोगों ने अटेंड किया था। सर, अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो हमारे यहाँ पर जो बड़े बड़े वाहन भी हैं, कितनी कैपेसिटी है मैक्सिमम की, कितना हम कंट्रोल कर सकते हैं आगजनी पर? ये हमारे पास जो है 2500-3000 लीटर से लेकर के 7500 लीटर तक कैपेसिटी के हमारे पास वाहन उपलब्ध हैं। सर, छोटे वाहनों में कौन कौन से वाहन हैं और कितने ये वाहन हैं? छोटे वाहन में हाई प्रेशर सिस्टम है और हमारे पास बैकपैक जो मोटरसाइकिल पर इंस्टॉल होता है वो है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो सीएफओ साहब हमारे साथ थे जो कि बता रहे थे कि व्यवस्थाएं बेहतर हैं और पिछली बार की तरह इस बार की आगजनी की जो घटनाएं हैं वो ना हो, उसके लिए उन्होंने जनता से अपील भी की है। लोगों को जागरूक भी करने का काम समय समय पर सीएफओ साहब के द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं भी राजधानी में देखी जा रही हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने पार्टी छोड़ दी है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नरेश शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। उसमें 100 लोगों के लगभग नाम उन्होंने जारी किए थे कि भाई ये लोग भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचारी लोग हैं। आज उन्हीं की गोद में केजरीवाल जाकर बैठे, उसी इंडिया गठबंधन में केजरीवाल बैठे हुए हैं। आप जो कहते हो बिल्कुल भी नहीं करते।
आपने कहा कि भाई मैं दारू नहीं पीता, दिल्ली को अंदर ना ही दारू बेचूंगा ना बिकने दूंगा। आपने कहा मनीष सिसोदिया दारू नहीं पीते, केजरीवाल दारू नहीं पीते, लेकिन आप हर मोहल्ले में दारू की दुकान आपने खुलवा दी। और यही नहीं, एक के साथ एक फ्री करा दिया, जिसका नतीजा ये रहा आप जेल भी गए, मनीष सिसोदिया भी जेल गए। तो ये आप एक भी अपनी नीतियों पर खरा नहीं उतर। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाइयों की गुणवत्ता पर कड़े निगरानी के लिए व्यापक अभियान भी शुरू कर दिए हैं। बाजारों में मिलावट की आशंका को रोकने के लिए विभाग लगातार सैंपलिंग और छापेमारी कर रहा है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की अपर सचिव ने हरिद्वार का दौरा किया, साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक भी की। इस बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मिठाई विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए, जिससे त्यौहार के दौरान मिलावटी मिठाइयों का बाजार में प्रवेश पर भी रोक लगे। मिठाइयों की खपत बहुत ज़्यादा मार्केट में है और उतनी जो हमारी डिमांड है वो पूरी हमारी सप्लाई नहीं हो पाती। तो तरह तरह से आसपास के बॉर्डर एरिया से जो नकली मिठाइयाँ जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है वो आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो उसके दृष्टिगत हम आज इस बार बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। पिछले साल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इस बार हमारे जो सैंपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनसेफ आए हैं। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग बढ़ाने पर कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ताकि जनता में एक हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज जाए और हाइजीन को लेकर एक मैसेज जाए, और जितनी भी ये मिलावटखोरी वाली चीज़ें हैं उन पर एक अंकुश लगे। लेकिन ये भी है क्योंकि हमने सैंपलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। चंपावत के टनकपुर रेलवे स्टेशन की भूमि पर हुए अतिक्रमण पर आज कार्रवाई की जाएगी। बस स्टेशन राजाराम चौराहा से बर्मा लाइन तक तकरीबन 80 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। रेलवे की इस कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने शुक्रवार को प्रतिष्ठान बंद कर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है, और कारोबारियों का कहना है कि एकमात्र एक दिन पहले ही उन्हें नोटिस दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे खिलाफ एक फैसला गलत हुआ, तो उसकी अपील के लिए हम माननीय हाई कोर्ट नैनीताल गए। नैनीताल में सब जुडिशियल मामला है। 28/11 माननीय रेलवे के जो वकील साहब खड़े हुए थे उन्होंने माननीय कोर्ट से न्यायालय से समय मांगा, जिसमें समय माननीय न्यायालय ने 28/11 को उनको दिया कि आप 28/11 तक इस दावे के खिलाफ अपना जवाब दावा दाखिल करें। माननीय न्यायालय ने उनको समय दे दिया, और इस मध्य आज पुनः रेलवे ने अपनी हठधर्मिता, अपनी ताकत को दिखाने के लिए हमारे समस्त मकानों पर, लगभग 130 मकानों पर पुनः कल दिनांक 6 तारीख को, मतलब आज 25 तारीख को शाम को 6 बजे तक सारे मकानों को खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया है। जो रेलवे की लगातार कार्यवाही चल रही है, हम लोग टनकपुर में सड़क के किनारे बिल्कुल हमारे घर और मकान है सैकड़ों लोगों के, और उनकी रोजी रोटी है, उनके परिवार वहाँ रहते हैं और पिछले 80 वर्षों से। लेकिन लगातार रेलवे बार बार आकर के डर का माहौल बनाता है, कभी नोटिस चस्पा कर जाता है, तोड़ने की बात कह के जाता है। तो ये जो लगातार रेलवे की हठधर्मिता चल रही है, उसी के तहत आज भी उसने 130 से ज्यादा मकानों पर नोटिस चस्पा किए और सभी को डराने का एक माहौल बनाया, जबकि दिवाली का समय है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।